आमतौर पर जब हम किसी फिजिकल बीमारी की बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक कमाल की क्लैरिटी होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब लाइक किसी मशीन या इंजीनियरिंग की तरह। अगर आपके हाथ में दर्द है और हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है। सही बात है। डॉक्टर बस उंगली रखकर बता देता है कि समस्या बिल्कुल यहाँ है और बस इस पर प्लास्टर चढ़ेगा। और पता है, ये बात हमें एक अजीब सी मानसिक शांति देती है, क्योंकि मेडिकल साइंस में ना चीजें बाइनरी लगती हैं, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। इलाज का जो रास्ता है वो बहुत सीधा होता है। एकदम सटीक बात कही। मतलब हम इंसानों को ना चीजें अपनी आंखों के सामने स्पष्ट दिखना बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हर चीज को अलग अलग खांचों में बांट दें। बिल्कुल। लेकिन समस्या तब आती है जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी में कदम रखते हैं, और खासकर अगर बात टीनेजर्स के विकास की हो। ओहो, वहां तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। वही तो, वहां कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बल्कि सब कुछ बहुत उलझा हुआ होता है। एक ऐसी भूल भुलैया की तरह जहां हर रास्ता आपको गलत ही लगता है। क्योंकि मनोविज्ञान की दुनिया में कोई भी व्यवहार सिर्फ एक टूटी हुई हड्डी की तरह सीधा नहीं होता। हर एक एक्शन के पीछे ना सालों की कंडीशनिंग होती है और बहुत सारी अनकही भावनाएं होती हैं। और आज हम जिन सोर्सेस पर बात कर रहे हैं ना, वो इसी उलझे हुए माइंडसेट को समझने की एक डीप डाइव है। हाँ। और मजे की बात यह है कि आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी लाइब्रेरी के बोरिंग रिसर्च पेपर से नहीं निकले हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, बल्कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और असल जिंदगी की केस स्टडी पर आधारित है। तो सीन ये है कि ये कहानी है एक सिंगल फादर और उनके 14 साल के अडॉप्टेड बेटे की। राइट। ये एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई का नाम लेते ही भागता है, बात बात पर झूठ बोलता है, और सबसे चिंता की बात यह है कि वो बीड़ी और गुटखा जैसी गलत आदतों में भी पड़ गया है, जो कि बहुत ही डरावना हो सकता है किसी भी पेरेंट के लिए। टोटली। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का जो मेन मोटिव है वो ये समझना है कि कैसे बिना 24 घंटे उस पर जासूसों की तरह नजर रखे केवल एक सिस्टम और कनेक्शन के जरिए एक विद्रोही बच्चे को जिम्मेदार इंसान बनाया जा सकता है। इस केस स्टडी की ना सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये उस धारणा को चुनौती देती है जो ज्यादातर माता पिता सच मानते हैं। कौन सी धारणा? मतलब पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो अपनी मुट्ठी और कस लो, उसे ज्यादा कंट्रोल करो। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन हमारे स्रोत दिखाते हैं कि एक टीनेजर को कंट्रोल करना ना रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। अरे वाह, ये बहुत सही एनालॉजी है ना? जितना जोर लगाओगे रेत उतनी ही तेजी से फिसलेगी। आप उसे सिर्फ गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। ये कंट्रोल बनाम गाइड का जो शिफ्ट है वो सुनने में तो बहुत पोएटिक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना कितना मुश्किल है ये इसके स्टडी की एक घटना से बहुत साफ हो जाता है। हाँ, वो उंगली दिखाने वाली घटना। बिल्कुल। चलिए उसी पल को देखते हैं। स्रोत में जिक्र है कि एक दिन बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो 14 साल का बेटा अपने पिता के एकदम ऊपर हावी हो जाता है। वो उनके चेहरे के सामने उंगली दिखाता है और बहुत ही धमकी भरे लहजे में कहता है कि मारना मत मुझे। अब अगर कोई बाहरी इंसान ये देखे तो वो यही कहेगा कि भाई ये तो चरम दर्जे की बदतमीजी है, ये तो एकदम ओपन रिबेलियन है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे की मशीनरी असल में काम कैसे कर रही है। तो बाहर से देखने पर ये प्योर अग्रेशन लगता है, लेकिन अगर हम इसके न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पहलू को देखें ना तो कहानी बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, जब कोई बच्चा और खासकर एक अडॉप्टेड बच्चा जिसके पास्ट में बहुत असुरक्षा या डर रहा हो, जब वो इस तरह का आक्रामक व्यवहार करता है ना, तो उसके दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक, मतलब उसका लॉजिक उस वक्त काम करना बंद कर चुका है। सटीक। इसे फाइट और फ्लाइट कहते हैं, यानी लड़ो या भागो रिस्पॉन्स। राइट। वो बच्चा उस वक्त अपने पिता को एक पिता की तरह देख ही नहीं रहा है, वो उन्हें एक थ्रेट की तरह, एक खतरे की तरह देख रहा है। ओह, तो जब वो उंगली दिखाकर कह रहा है कि मारना मत, तो वो धमकी नहीं दे रहा? नहीं, वो असल में अंदर से इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो सिर्फ बाहर से मजबूत और खतरनाक दिखने का एक नाटक कर रहा है। ये तो बहुत ही डीप बात है। बिल्कुल। ये आक्रामकता असल में इमोशनल ओवरलोड का एक सिग्नल है।
उस हीट ऑफ द मोमेंट में बच्चे के दिमाग का जो हिस्सा लॉजिक और समझदारी को प्रोसेस करता है ना, वो पूरी तरह शट डाउन हो जाता है। मुझे ये बात ना एक पुराने प्रेशर कुकर की तरह समझ आ रही है। कैसे? मतलब मान लीजिए कुकर में बहुत ज्यादा भाप और गर्मी बन गई है। अगर हम उसकी सेफ्टी वॉल्व को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करेंगे ताकि भाप बाहर ना निकले, तो नतीजा क्या होगा? कुकर ही फट जाएगा ना। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर बच्चा आपके सामने खड़ा होकर आपको धमकी दे रहा है, तो क्या एक पिता को तुरंत अपना गुस्सा दिखाकर उसे वहीं चुप नहीं करा देना चाहिए? मतलब अगर वो शांत रह गया तो क्या बच्चा इसे अपनी जीत नहीं मान लेगा? देखिए, माता पिता का जो सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है वो यही होता है कि अपनी अथॉरिटी साबित करे। हाँ। लेकिन हमारा स्रोत इसे सबसे बड़ी रणनीतिक गलती मानता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर उस पल में माता पिता भी चीखने चिल्लाने लगे ना, तो वो बच्चे को शांत नहीं कर रहे हैं, वो बस उस कुकर के नीचे जल रही गैस की आंच को और तेज कर रहे हैं। बात तो सही है। अगर पिता भी इमोशनल हो गया तो समझ लीजिए गेम ओवर हो गया। गेम ओवर कैसे? मतलब पिता तो ताकत में बड़ा है ना, वो तो अपने आवाज से बच्चे को दबा ही सकता है। अरे क्योंकि बच्चा यही तो चाहता था। अच्छा। हाँ, उसने अनजाने में ही पिता को अपने लॉजिकल लेवल से खींचकर अपने इमोशनल लेवल पर गिरा दिया। अब ये एक ईगो वॉर बन चुकी है, यानी अहंकार की लड़ाई। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नियम ये कहता है कि सबसे पहले अडल्ट को, यानी यहाँ पर पिता को, खुद शांत होना पड़ेगा। बच्चे को कंट्रोल करने के बजाय उसके इमोशंस को रेगुलेट होने का समय देना होगा। तो मतलब पिता हार मान ले? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पिता घुटने टेक दें। पिता को बहुत शांति से लेकिन दृढ़ता से एक बाउंड्री बनानी होती है। स्रोत में जो लाइन सुझाई गई है ना, वो बहुत पावरफुल है। क्या लाइन है वो? पिता को कहना है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन इस तरह से धमकी देकर बात नहीं होगी। वाह, गुस्सा ठीक है, धमकी नहीं। है ना पावरफुल? अरे ये फर्क बहुत गहरा है। मतलब आप बच्चे की भावनाओं को वैलिडेट कर रहे हैं, लेकिन उस भावना को एक्सप्रेस करने के गलत तरीके को रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। और माहौल थोड़ा शांत होता है तो वो जो सर्वाइवल वाली वृत्ति है ना, वो खत्म नहीं होती। हाँ, वो बस अपनी शक्ल बदल लेती है। वही तो। अगर बच्चा लड़ नहीं पाता तो वो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, और यहीं से इस केस स्टडी की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, और वो है झूठ का चक्रव्यूह। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत बताता है कि ये बच्चा बात बात पर तुरंत झूठ बोलता है। आप कोई भी सवाल पूछो, उसका पहला जवाब झूठ ही होता है। हाँ। लेकिन इसमें एक पैटर्न है। कुछ समय बाद वो खुद आकर अपने पिता को सच बता भी देता है। और सच कहूं तो ये बात मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगी। क्यों? मतलब बच्चा तुरंत झूठ बोलता है ये तो समझ आता है, वो खुद को खतरे से बचाने का एक दिमागी शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर वो सच क्यों बोलता है वापस आकर? क्योंकि वो एक अडॉप्टेड बच्चा है जो असुरक्षा और भरोसे के बीच लगातार झूल रहा है। जब उस पर अचानक कोई सवाल दागा जाता है तो उसका वही डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। दिमाग कहता है, भाई खतरा है, बचो, और झूठ बोल दो। राइट, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। बिल्कुल। लेकिन जब वो अपने कमरे में जाता है, माहौल शांत होता है, तो उसका वो डर कम होने लगता है। अच्छा। उससे याद आता है कि उसके पिता ने उसे हमेशा सेफ्टी दी है। उस भरोसे के कारण वो वापस आकर सच बोलता है। ये तो अच्छी बात है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन यहाँ मैं एक आम इंसान की नजरिए से उस पिता की जगह खुद को रखकर सोचना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर बच्चा आकर सच बोलता है तो क्या शुरुआती झूठ बोलने के लिए उसे डांट नहीं पड़नी चाहिए? मतलब अगर मैंने पहले वाले झूठ के लिए उसे नहीं टोका तो उसे तो यही लगेगा ना कि पहले झूठ बोलकर निकल जाना सबसे आसान है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है जो हर पेरेंट को होती है, लेकिन यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट देता है। क्या है वो? आप सोचिए, एक बच्चा जो पहले से ही डरा हुआ है, वो बहुत हिम्मत जुटाकर अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पापा, मैंने पहले झूठ बोला था और असलियत ये है। अब अगर उस पल पिता उसे उस शुरुआती झूठ के लिए डांटने लगे या सजा दे दे, तो बच्चे का दिमाग क्या कैलकुलेशन करेगा? उसका दिमाग कहेगा कि सच बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, सजा तो फिर भी मिलनी है। एग्जैक्टली। अगली बार वो सच बताने वापस आएगा ही नहीं। बिल्कुल। वो सोचेगा कि उस झूठ पर ही टिके रहना ज्यादा सेफ था। इसलिए स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि डिलेड ट्रूथ, यानी देर से बोले गए सच को सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। इनाम कैसे?
पिता को बस इतना कहना चाहिए कि मुझे पता है तुमने पहले झूठ बोला था, लेकिन मैं इस बात की बहुत कदर करता हूँ कि तुमने खुद आकर मुझे सच बताया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। इसके साथ ही ना स्रोत एक ट्रूथ सेफ जोन बनाने की बात करता है। ट्रूथ सेफ जोन मतलब सच बोलने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता टाइप? ये कैसे काम करता है कि अगर सच बोला तो कलेश होगा। हाँ वो तो है। तो पिता उसे ये सिखा सकते हैं कि अगर उसे कोई काम अभी नहीं करना है तो उसे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। वो बेझिझक कह सकता है कि पापा अभी मेरा मन नहीं है, क्या मैं इसे 1 घंटे बाद कर सकता हूँ? अगर वो ये सच बोलता है तो पिता को उसे एक्सेप्ट करना होगा, उस पे भड़कना नहीं होगा। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। लेकिन 1 मिनट। हाँ, अगर वो कोई बड़ी गलती करके सच बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि सच बोलने की खुशी में उस गलती को भी माफ कर दिया जाए? क्या वो इस ट्रूथ सेफ जोन का फायदा उठाकर मनमानी नहीं करने लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर हमें ना सजा और परिणाम के बीच का टेक्निकल फर्क समझना होगा। सजा और परिणाम? हाँ, सजा हमेशा पास्ट की गलती पर चोट पहुंचाने के लिए होती है। वो एक तरह का बदला होती है जो बच्चे में सिर्फ डर या गुस्सा पैदा करती है। लेकिन परिणाम जो होते हैं ना, वो लॉजिकल होते हैं और फ्यूचर के लिए सिखाते हैं। कोई एग्जाम्पल? मान लीजिए बच्चे ने कोई काम नहीं किया और झूठ बोला, तो पिता कह सकते हैं क्योंकि तुमने झूठ बोला इसलिए मेरा भरोसा तुम पर कम हुआ है। राइट। तो इसका परिणाम ये है कि इस हफ्ते तुम्हें फोन इस्तेमाल करने से पहले मुझसे हर बार पूछना होगा। ये एक नेचुरल परिणाम है, कोई शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं है। समझ गया। ये परिणाम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाकई उस सजा वाले माइंडसेट से बहुत अलग है। बिल्कुल। अब इस केस स्टडी में एक ऐसा एरिया है जहां ये सारे झूठ और ये सारे एस्केप मैकेनिज्म सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, पढ़ाई। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। जैसे ही इस बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाया जाता है ना, उसे अचानक बहुत तेज नींद आने लगती है। मतलब क्या ये सिर्फ आजकल के जनरेशन का आलस है? सरफेस से देखने पर तो ये प्योर आलस ही लगता है ना? लेकिन अगर न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखें तो ये आलस बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में बच्चे के दिमाग का तनाव से भागने का तरीका है। सालों के नेगेटिव अनुभवों के कारण उस बच्चे के दिमाग ने किताबों और पढ़ाई को ना खतरे और स्ट्रेस के साथ जोड़ लिया है। ओह। तो जैसे ही वो किताब खोलता है, उसके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है। अरे बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे हम किसी ऐसे इंसान को अचानक मैराथन दौड़ाने ले जाएं जिसने अपनी जिंदगी में कभी जॉगिंग भी न की हो। एग्जैक्टली। जाहिर है उसका शरीर तो जवाब दे ही जाएगा ना, और वो वहीं जमीन पर बैठ जाएगा। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। उस बच्चे ने कभी पढ़ाई का वो मेंटल डिसिप्लिन महसूस ही नहीं किया है। उसका दिमाग उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता और इसलिए वो पूरे सिस्टम को ही शट डाउन कर देता है, जिसका नतीजा ये तेज नींद है। ये एक पूरा दुष्चक्र बन चुका है। कैसे काम करता है ये लूप? देखिए, पिता पढ़ाई का दबाव बनाते हैं, बच्चा उस दबाव को टालने के लिए हाँ बोलता है, फिर वो सो जाता है या झूठ बोलता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो खुद को बचाने के लिए एग्रेसिव हो जाता है। ये साइकिल तो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन इसे तोड़ा कैसे जाए? हाँ, क्योंकि मैराथन तो उसे दौड़नी है ना, आज नहीं तो कल उसे एग्जाम तो पास करने ही होंगे। किताबों से वो कब तक भागेगा? तो इस लूप को तोड़ने के लिए स्रोत एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी उपाय बताता है। क्या उपाय है? उपाय ये है कि 7 दिन के लिए पढ़ाई की बात पूरी तरह से बंद कर दें, एकदम शून्य। क्या 7 दिन तक किताबों का नाम भी नहीं? हाँ बिल्कुल। कोई भी पिता ये सुनकर तो घबरा जाएगा। मान लो एग्जाम सिर पर हो और आप कह रहे हैं कि 7 दिन तक पढ़ाई बंद कर दो। मैं जानती हूँ ये डरावना लगता है, लेकिन साइंटिफिकली ये बहुत जरूरी है। क्यों? 7 दिन वो मिनिमम टाइम है जो उसके शरीर में कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने के लिए चाहिए। अच्छा। और उस पढ़ाई बराबर खतरा वाले कनेक्शन को दिमाग से मिटाने के लिए चाहिए। इन 7 दिनों में पिता को कोई लेक्चर नहीं देना है। तो करना क्या है 7 दिन? सिर्फ हर दिन 15-20 मिनट का कनेक्शन टाइम बिताना है। कनेक्शन टाइम? हाँ, मतलब साथ में वॉक पे जाना या साथ बैठकर कुछ खाना जहाँ पढ़ाई का कोई जिक्र तक ना हो। दिमाग को ये विश्वास दिलाना है कि किताबें खोलने के अलावा भी जिंदगी में सेफ्टी और शांति है। ओके, ये 7 दिन का डिटॉक्स तो समझ आता है, लेकिन 8वें दिन क्या होगा? 8वें दिन जब किताबें वापस आएंगी तो क्या वो कुकर फिर से सीटी नहीं मारेगा? बहुत लॉजिकल सवाल है।
8वें दिन से ना रणनीति बदलनी होगी। कैसे? पढ़ाई को एक विषय या किसी पहाड़ जैसे टास्क की तरह नहीं, बल्कि एक स्किल की तरह पेश करना है। जैसे कोई खेल खेलना एक स्किल है? बिल्कुल, और इसके लिए पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो 25 मिनट वाला टाइमर? हाँ, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 15 या 20 मिनट का टाइमर लगाएंगे। लक्ष्य ये नहीं है कि एक चैप्टर खत्म हो। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ ये है कि वो 20 मिनट बिना सोए, बिना फोन देखे कुर्सी पर बैठा रहे। बस इतना? हाँ, जब वो ये छोटी सी जीत हासिल करेगा ना, तो धीरे धीरे बैठने का डिसिप्लिन अपने आप बनने लगेगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड अप्रोच है। लेकिन अब हमें घर की चारदीवारी से बाहर निकलना होगा। हाँ, वो बाहरी दुनिया वाला हिस्सा। बिल्कुल, क्योंकि इस केस स्टडी में एक और बहुत ही डार्क पहलू है, बच्चे की बाहरी दुनिया। स्रोत बताता है कि उस 14 साल के बच्चे के बैग में बीड़ी और गुटखा पकड़ा गया था, जो कि बहुत ही शॉकिंग था उस पिता के लिए। टोटली। ये देखकर वो सिंगल फादर पूरी तरह से टूट गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर बच्चे से कहा कि अगर तू नहीं सुधरा तो 18 साल की उम्र के बाद मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। अनजाने में की गई सबसे बड़ी और विनाशकारी गलती थी। मुझे इसमें ना थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आ रहा। क्यों? अक्सर माता पिता डर का इस्तेमाल एक आखिरी हथियार की तरह करते हैं ताकि बच्चा लाइन पर आ जाए। हाँ, ये तो है। हम सभी ने बचपन में कभी न कभी ऐसी धमकियां सुनी है ना कि हॉस्टल भेज देंगे या घर से निकाल देंगे। तो क्या ये डर बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए काम नहीं करता? देखिए, डर शायद बच्चे को कुछ दिनों के लिए डराकर सही बर्ताव करने पर मजबूर कर दे, लेकिन डर इंसान का कैरेक्टर नहीं बढ़ाता। जब आप एक अडॉप्टेड बच्चे से, जो पहले से ही अपने अस्तित्व को लेकर इनसिक्योर हैं, ये कहते हैं कि 18 के बाद तुझे निकाल दूंगा, तो आप उसकी उस असुरक्षा को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। अरे हाँ, उसे तो लगेगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। एग्जैक्टली, उसे लगने लगता है कि ये घर, ये पिता, कुछ भी मेरा नहीं है। और साइंस हमें बताती है कि जब इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है ना, तो वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए वापस उन्हीं बुरी आदतों की तरफ भागता है, जैसे गुटखा या सिगरेट। बिल्कुल, वो अब सुधरेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा सफाई से झूठ बोलना सीख जाएगा। तो उस हताशा के पल में जब बैग में गुटखा मिले तो पिता को करना क्या चाहिए था? कम्युनिकेशन का जो ढांचा है ना, उसे पूरी तरह से बदलना होगा। कैसे? पिता को कहना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। लेकिन इस घर के कुछ नियम हैं जो पक्के हैं, और वे नियम किसी भी हालत में नहीं टूटेंगे। वाओ। यहाँ पिता उसे बिना शर्त प्यार की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, और साथ ही डिसिप्लिन की एक बहुत मजबूत बाउंड्री भी सेट कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन प्यार भरे शब्दों से वो गुटखा खाना छोड़ देगा? नहीं, सिर्फ शब्दों से तो काम नहीं चलेगा। वही तो। और यहीं पर स्ट्रोट एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल देता है, एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन विल पावर। मतलब माहौल इच्छा शक्ति से बड़ा है। बिल्कुल, माहौल हमेशा विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। एक 14 साल के बच्ची का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, दिमाग का वो हिस्सा जो सही गलत का फैसला करता है और इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है, वो भी पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ है। मतलब वो एक ऐसी कार की तरह है जिसमें इंजन तो बहुत पावरफुल है लेकिन ब्रेक अभी लगे ही नहीं है। हाँ, एकदम सही। इसलिए आप उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो सिर्फ अपने रेजोल्यूशन के दम पर दोस्तों के बीच जाकर गुटखे को मना कर देगा। राइट। उसके अंदर वो ब्रेक है ही नहीं। इसलिए पिता को बाहर से उसका ब्रेक बनना होगा, उसका एनवायरनमेंट बदलना होगा। तो ये माहौल बदला कैसे जाए प्रैक्टिकली? पिता को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां गलती करने का स्कोप ही ना मिले। जैसे बैग की रैंडम चेकिंग करना, उसकी पॉकेट मनी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना। अगर उसे बाहर जाना भी है तो सिर्फ लिमिटेड पैसों के साथ। ये तो बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। और इसमें सबसे अहम बात जो स्रोत हाईलाइट करता है वो है उसका खाली समय। खाली समय का क्या? खाली समय का सीधा मतलब है पुरानी आदतों की तरफ वापस लौटना या रिलैप्स होना। हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। वही बात है। इसलिए उसके खाली समय को खेलकूद, गिटार क्लास या किसी भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी से भरना जरूरी है जो उसके दिमाग को एंगेज रखे। तो अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन के धागों को एक साथ समेटें, हाँ, तो ये पूरी कहानी सिर्फ एक विद्रोही बच्चे को सुधारने की नहीं लग रही मुझे। तो क्या लग रही है? ये असल में माता पिता के खुद के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। सही मायने में बिल्कुल यही है।
सार यही है कि माता पिता को ना पुलिस की वर्दी उतारकर एक कोच की भूमिका अपनानी होगी। पुलिस बनाम कोच। हाँ, एक पुलिस वाला क्या करता है, वो गलतियां पकड़ता है और सजा देता है। राइट। लेकिन एक कोच तकनीक सुधारता है, सिस्टम बनाता है और आपको लंबी रेस के लिए तैयार करता है। आप 24 घंटे बच्चे के पीछे नहीं भाग सकते, लेकिन आप एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर बना सकते हैं जो बच्चे को खुद सही फैसले लेना सिखाए। और ये सब तब मुमकिन है जब हम बच्चे की पहचान को बदलना शुरू करते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये पहचान को बदलना, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसे बार बार ये याद दिलाना कि वो असल में है कौन। बजाय ये कहने के कि तू झूठा है या तू नालायक है, पिता को ये नैरेटिव सेट करना होगा कि तू एक बहुत स्ट्रांग इंसान है। ये जो झूठ बोलना है या ये जो गुटखा खाना है, ये तेरी असली पर्सनैलिटी नहीं है। तू इससे बहुत बेहतर है। वाओ। जब बच्चा खुद को एक मजबूत और जिम्मेदार इंसान की तरह देखना शुरू कर देता है ना, तो वो खुद अपनी उस नई पहचान के खिलाफ जाने वाले कामों से बचने लगता है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। मतलब आप उसे वो इंसान दिखा रहे हैं जो वो बन सकता है, न कि वो आज अपनी गलतियों के कारण है। एग्जैक्टली। तो आज हमने देखा कि कैसे वो एक्सरे मशीन वाली क्लैरिटी यहाँ काम नहीं आती, लेकिन अगर हम धैर्य और साइंस का इस्तेमाल करें तो इस उलझी हुई सिचुएशन को भी सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले इन सोर्सेस से निकलकर एक ऐसा थॉट सामने आता है जो इस पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। वो क्या है? हमने देखा कि माता पिता हमेशा चाहते हैं कि चीजें उनके कंट्रोल में रहें। हाँ। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप जाकर सोचें तो क्या बच्चे का वो उग्र विद्रोह, उसका वो झूठ बोलना और आक्रामकता असल में माता पिता के अपने अंदर छुपे कंट्रोल खोने के डर का ही आईना नहीं है? ये बहुत गहरी बात है ना? ऐसा लगता है जैसे माता पिता इस बात से खौफजदा हैं कि बच्चा उनके हाथ से निकल जाएगा, और बस इसी डर की वजह से वो अपनी मुट्ठी और जोर से भींच लेते हैं। और बच्चा उस कसती हुई मुट्ठी से बचने के लिए छटपटाता है। बिल्कुल, वो सांस लेने के लिए छटपटाता है और उसी छटपटाहट को हम विद्रोह कह देते हैं। सोचिए, अगर वो पिता उस 14 साल के बच्चे को पूरी तरह से अपने सांचे में ढालने की, अपनी मर्जी थोपने की उस जिद को छोड़ दे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बच्चा भी अपने बचाव में खड़ी की गई विद्रोह की उस दीवार को खुद ब खुद गिरा दे? शायद। हाँ। क्या सच्चे डिसिप्लिन की शुरुआत सामने वाले को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि खुद पर और उस प्रोसेस पर भरोसा करने से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी मेडिकल रिपोर्ट की तरह साफ तो नहीं है, लेकिन शायद उस डायग्नोस्टिक कीचड़ से निकलकर सही इलाज तक पहुंचने का इकलौता रास्ता यही है। बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ये, है ना? एक ऐसा विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बच्चे को सुधारने से पहले हमें खुद के डरों का सामना नहीं करना चाहिए? खैर, इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं।